चलिए स्टार्ट करते हैं यूज स्टेट समझना। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बनानी है एक एप्लीकेशन। और किस में बनानी है? रिएक्ट में। तो अगर ये देखें तो सपोज़ करिए ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, रिएक्ट की ही एक एप्लीकेशन है। तो ये जो हमें दिख रहा है इसको पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू। अब ये पूरा का पूरा व्यू जो है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। कंपोनेंट्स अगर यहाँ पर हम देखें तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा ऐप जो है, इस पूरी की पूरी ऐप को बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट है app.js। ये एक ऐप कंपोनेंट है। अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। सपोज करो ये एक हेडर कंपोनेंट हो गया, ये एक मेन कंपोनेंट हो गया। अब इस मेन कंपोनेंट के अंदर भी काफ़ी सारे इवेंट कंपोनेंट हो गए। सपोज करो ये एक ग्रीटिंग कंपोनेंट हो गया, ये एक काउंटर कंपोनेंट हो गया, ये एक प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट हो गया। प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक और कंपोनेंट बोल सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से ये एक फूटर हो गया, ठीक है। फिर ये फूटर के अंदर एक ये हेडिंग हो गई। तो बेसिकली व्यू है, व्यू के अंदर क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। वी कैन ब्रेक डाउन आवर व्यू इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे भी हम ब्रेक डाउन करना चाहे, जितना भी बड़ा कंपोनेंट रखना चाहे, जितना भी छोटा। और कब ब्रेक डाउन करेंगे ये हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। बट तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, एक व्यू होता है एप्लीकेशन का, और उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसमें क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या आ गया? यूआई होता है, यूआई, ठीक है। और तुम्हें पता ही है कंपोनेंट्स कैसे बनता है। कंपोनेंट्स केवल एक फंक्शन ही होता है जिसका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर मुझे हेडर लिखना है तो इसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हेडर। इस तरीके से ये हमारा कंपोनेंट आ गया। अब ये कंपोनेंट क्या करता है? ये सब बेसिकली अगर हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, एचटीएमएल पढ़ा है, तो ये डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था हमने, ठीक है, बेसिक डोम पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं? ये एचटीएमएल के एलिमेंट ही तो होते हैं, डोम ही तो होता है, डॉक्यूमेंट। फिर उसमें एचटीएमएल आता है। एचटीएमएल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हेडर, पैराग्राफ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, एंकर टैग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है समथिंग, और वो समथिंग है यहाँ पर JSX। क्या रिटर्न करता है? JSX। तो ये JSX क्या है? ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है कि एक ही जगह पर लिख दो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रिटर्न, एक पैरेंथेसिस आएगा और एक रूट एलिमेंट आ जाएगा, जिसको रिएक्ट फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, पढ़ा होगा तुमने। नहीं तो कोई डिव भी बोल सकते हैं, यहाँ डिव लगा लो यहाँ, ठीक है। एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, ये नहीं कि तुम बहुत सारे एलिमेंट कर रहे हो कि एक डिव यहाँ रिटर्न कर दिया, एक डिव यहाँ। अगर ऐसे करना है तो इसको एक और डिव के अंदर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिटर्न वाले पार्ट के अंदर है, इसको हम JSX बोल रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा क्या आएगा? स्ट्रक्चर आ जाएगा उस कंपोनेंट का। सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला कंपोनेंट है प्रोडक्ट्स, तो इस कंपोनेंट को कैसे लिखूँगा मैं? देखो, फंक्शन प्रोडक्ट्स, ये आ गया रिटर्न। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनऑर्डर लिस्ट, इस तरीके से। और यहाँ पे लिस्ट आइटम, प्रोडक्ट वन, समझ में आया? एंड सो ऑन। अब देखो, इसको भी तुम एक कंपोनेंट बना सकते हो। अगर तुम्हें इसे डिफरेंट कंपोनेंट में लिखना है तो क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे फंक्शन प्रोडक्ट, और इसको रिटर्न कर दोगे, रिटर्न
और इसकी जगह ये जो स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जगह यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लोगे कैसे, ऐसे, प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये जो है ये कंटेन कर रहा है इस कोड को, मतलब इस कोड को। समझ में आया? मतलब ऐसे देखो, लिस्ट आइटम, या चलो यूएल ले लेते हैं, यूएल लिस्ट आइटम प्रोडक्ट पर, ठीक है, और एंड सो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करते वक्त यहाँ पे ये आएगा। अब हम यहाँ पे ये कोड नहीं लिख रहे, हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। याद है फंक्शनल प्रोग्रामिंग सेपरेट कर लेते थे कि अगर इसको कहीं और भी यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे कॉल कैसे करते हैं कंपोनेंट को, ऐसे। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे कॉल करते थे, ऐसे, प्रोडक्ट ऐसे कॉल करते थे। बट रिएक्ट में कैसे कॉल करते हैं कंपोनेंट को, ऐसे। ठीक है, फर्क समझ में आया? ये केवल और केवल तुम कंपोनेंट कॉल कर रहे हो कि हमारे पास ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए और ये हमें यहाँ पर दे दे। समझ में आया? इतना समझ में आया होगा आई होप। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि यूआई होता है और उस यूआई को हम ब्रेक डाउन करते हैं, उस यूआई को हम एज अ व्यू देखते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कंपोनेंट्स में। लेकिन सवाल वही है कि जब हमें कोई एप्लीकेशन बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं, तो उस चीज़ पर अभी हम फिर से आएंगे। बट पहले इतना समझ लेते हैं कि व्यू है, व्यू के अंदर कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स को इस तरीके से हम ब्रेक डाउन कर पाते हैं। प्रोडक्ट्स, जैसे ये पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट्स था ये मेन कंपोनेंट के अंदर होगा, ऐप के अंदर। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी देखेंगे। शायद थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है ये, बट इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुकिए ज़रा, इसको इरेज कर लेते हैं। एक काम और कर सकते हैं, न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं, है ना? ये आ गया, ये ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि वी हैव व्यू, इन व्यू वी हैव कंपोनेंट्स। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर ये अगर हम देखें, जैसे ये केवल केवल ये लिखा है कि लर्निंग यूज स्टेट, ये एक मैसेज दे रहा है बस। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा ना, तो ये स्टैटिक पार्ट होगा। बट ये एक काउंटर है, ये देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है, बट अगर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये 1 हो जाए, फिर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाए, फिर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये 3 हो जाए, माइनस पे क्लिक करूँगा तो 2 हो जाए, माइनस पे क्लिक करूँगा तो 1 हो जाए। तो ये कुछ इवेंट हो रहा है और उस इवेंट के बेसिस पे ये चेंज हो रहा है। तो कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को बनाना होता है तो हम सबसे पहले उसको स्टैटिक बना लेते हैं। अरे भाई, अगर हमें इस कंपोनेंट को बनाना है तो सबसे पहले तो ये ऐसे दिखना चाहिए ना। डायनेमिक्स के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले अगर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसका केवल और केवल स्टैटिक बनाना है, स्टैटिक। और वो स्टैटिक कहाँ से आएगा, JSX से। हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और रिटर्न करते चले जाएंगे। जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन है, अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी बनाएंगे पूरा। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें स्टैटिक में क्या करना पड़ेगा, एक ऐप कंपोनेंट होगा,
ऐप कंपोनेंट तो मेन कंपोनेंट होगा, और इस कंपोनेंट के अंदर हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बना देंगे। जैसे अलग से हमने एक हेडर कंपोनेंट बना दिया, उस हेडर के अंदर एक टोटल प्रोडक्ट करके एक कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। फिर मेन कंपोनेंट बना दिया, मेन कंपोनेंट के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, काउंटर है, फिर एक फूटर हो गया, और वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें कुछ इंटरेक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना है कि ये सब चेंज होगा, जैसे काउंटर चेंज होगा, कुछ नहीं सोचना है। केवल और केवल हमें उसका स्टैटिक बना लेना है, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना है। जैसे बोलते थे ना HTML और CSS, स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, इंटरेक्टिविटी बाद में ले आएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका व्यू तैयार करते हैं, व्यू यानी UI तैयार करते हैं। और UI किससे बनेगा, कंपोनेंट से, क्योंकि UI को हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मैं शायद चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, बट दिमाग में बैठाना ज़रूरी है कि किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका स्टैटिक तैयार करना पड़ता है। स्टैटिक तैयार हो जाएगा, फिर डायनेमिक्स के बारे में सोचेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन एप्लीकेशन का स्टैटिक पता चल गया, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दो, फिर तैयार करते हैं। तो देखिए, इस तरीके की हमारी कुछ रिएक्ट एप्लीकेशन होती है। ये तुमने शुरू के फर्स्ट या सेकंड सेक्शन में देखा होगा कि index.js है, वहाँ पे रूट एलिमेंट क्रिएट करा है ये इस तरीके से। ये तो जावा स्क्रिप्ट है, सेलेक्ट करके और उसको रेंडर कर दिया है, ठीक है। किसको रेंडर करा है, ऐप कंपोनेंट को। ये एक ऐप कंपोनेंट है, और ये ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम -ऐप, ये एक फाइल है, ये रही वो फाइल, यहाँ से ये कंपोनेंट आ रहा है। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है हमारी एप्लीकेशन का। और ये एप्लीकेशन क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या है, JSX है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ इसको डिफरेंट कंपोनेंट में मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा कंपोनेंट बनाऊँ और वो कंपोनेंट इस चीज़ को रिटर्न करे। सपोज करो ये एक हेडर है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा, फंक्शन हेडर। आवाज़ आ रही है क्या, मैंने माइक अपने से दूर कर दिया। फंक्शन हेडर, ये आ गया, और ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न, ये रिटर्न कर देगा ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे अब इस हेडर फंक्शन को इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हम कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल, कैसे करते हैं, इस तरीके से। देखो आ गया ना फिर से वही चीज़, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक कंपोनेंट और बना लूँ, मेन कंपोनेंट, फंक्शन मेन, और ये रिटर्न करवा देते हैं इससे, और एक डिव रिटर्न करा देते हैं। आवाज़ आ रही है, एक डिव रिटर्न करा रहे हैं इस कंपोनेंट से हम। ये कंपोनेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं मेन हूँ, आई एम मेन, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो ये हेडर कंपोनेंट हो गया, ये हेडर कंपोनेंट हो गया। इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं रेंडर हो रहा है, क्यों एरर आ रहा है। हमने क्या बोला था कि
कंपोनेंट क्या होता है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है, बट यहाँ पे रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको एक पेरेंट के अंदर बंद करना पड़ेगा। रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था ना उसको, तो इस तरीके से अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर इस कंपोनेंट का ये एक ही कंपोनेंट है कि ये इसके अंदर बंद है। इसको डिव भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिव भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। समझ में आया क्या बताना चाह रहा था मैं, कि कोई भी कंपोनेंट है वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट रिटर्न करता है। यहाँ पे केवल ये डिव रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर ये है। अगर ये डिव नहीं होता तो दो एलिमेंट रिटर्न कर रहा होता। यहाँ पे देखो हेडर कंपोनेंट में केवल एक ही एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और क्रिएट कर दूंगा तो होगा नहीं। क्या हुआ भाई, नहीं आ रहा, देखो गलत हो रहा है ना, एरर आ रहा है। बट अगर मैं इसको एक इस पेरेंट के अंदर बंद कर दूं, तो देखिए ये दौड़ कर हो गया। क्या हुआ भाई, हुआ ना हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से स्टैटिक बनता है। तो हम अभी अपनी एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पर तैयार करी थी, इस एप्लीकेशन को हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं, इसका स्टैटिक बनाते हैं हम। वैसे तो इस एप्लीकेशन में यूज स्टेट समझने आए थे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन बनाई कैसे जाती है। तो कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले स्टैटिक बनाया जाता है, उसके बाद इंटरेक्शन के बारे में सोचेंगे। और इतना तो समझ में आया होगा शायद कि यूज स्टेट इंटरेक्शन के लिए है। तो चलो वो यूज स्टेट पर आएंगे जब पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हेडर है, इस हेडर कंपोनेंट के अंदर क्या है, केवल एक टोटल प्रोडक्ट, एक हेडिंग है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। चलो तो हेडर कंपोनेंट में इस सब कुछ हटा देते हैं, इस सब कुछ हटा देते हैं। आ गया, और ये हेलो कोड सैंडबॉक्स की जगह हम लिख देते हैं टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्या है, 0। अभी हम कुछ नहीं सोच रहे, केवल और केवल स्टैटिक बना रहे हैं। 0 है तो 0 लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं सोच रहे ये बदलेगा नहीं बदलेगा, भाड़ में जाए। केवल और केवल सबसे पहले हमें व्यू तैयार करना है, स्टैटिक बनाना है। तो हेडर कंपोनेंट तो बन गया भाई हमारा। अब आ जाता है हमारा मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट में क्या है जरा देखें। अच्छा, हाय एक मैसेज है यहाँ पे, एक काउंटर है और ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। ओके चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, एक मैसेज था। ये मैसेज मान लेते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। आई एम बॉय, क्या है, आई एम अ बॉय। आफ्टर दैट क्या है, एक काउंटर है। काउंटर के लिए क्या है, एक बटन है यहाँ पर, ये बटन कैसा है, माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काउंटर की वैल्यू है। वो काउंटर की वैल्यू क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, पैराग्राफ है वो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर इनिशियली 0। क्यों, क्योंकि अभी हम बस स्टैटिक तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से एक प्लस बटन तैयार कर लेते हैं, प्लस बटन तैयार कर लेते हैं। एक प्लस बटन तैयार हो गया। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। अब और देख लेते हैं क्या है।
अच्छा, ये एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिख देंगे यूएल। अभी मैं इसमें कुछ CSS ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं स्ट्रक्चर तैयार कर ले रहा हूँ। CSS तो छोटी सी बात है, ठीक है। प्रोडक्ट वन पॉलिसी, तो ये आ गया प्रोडक्ट 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये तैयार हो गया। अब एक कंपोनेंट हम और बनाना चाहते हैं, फुटर का कंपोनेंट। ये क्या करेगा, सिंपल स्टैटिक रिटर्न करेगा, JSX रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न कर रहा था एक ऐसी सिंपल सा कोई मैसेज, आई एम लर्निंग रिएक्ट, ठीक है। अब इस फुटर को भी कॉल कर लो, कहीं भी कॉल कर लो भाई, हम चाहते हैं ऐप के अंदर ही आ जाए, यहीं पर आ जाए। एक स्ट्रक्चर से तैयार हो रहा है ना, बड़ा प्यारा सा, कि ऐप है, उस ऐप के अंदर एक हेडर कंपोनेंट है, एक मेन कंपोनेंट है, एक फुटर कंपोनेंट है। अब ये हेडर क्या काम कर रहा है, हेडर ये शो कर रहा है। मेन क्या काम कर रहा है, मेन ये शो कर रहा है। फुटर क्या काम करेगा, फुटर यहाँ पे लिख देता है। ये हो गया। अब देखो ये कंपोनेंट कहीं भी कॉल कर सकते हो तुम, ठीक है। अब अगर मैं मेन के अंदर कॉल करता तो मेन के अंदर भी आ जाता फुटर, देखो क्यों, रीयूजेबिलिटी, याद करो फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं ना। देखो आई एम लर्निंग रिएक्ट यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ये वाला यहाँ से आ रहा है, ये वाला, ये आई एम लर्निंग रिएक्ट ये आ रहा है मेरे ख्याल से, और बाद में फिर ये आ रहा होगा। बट हम यहाँ पे नहीं चाहते ना फुटर, ठीक है। ये समझ में आया। अब तुम यहाँ पे तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि ये जो है ना, ये वाला, ये अनऑर्डर लिस्ट, इसका एक अलग से कंपोनेंट बनाओ प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से, जैसे वर्ड में मैं दिखा रहा था, और उससे इसको रिटर्न कराओ और यहाँ पे शो करवाओ प्रोडक्ट्स कॉल करके। दिस इज द चैलेंज फॉर यू, ओके। तो ये स्टैटिक तैयार हो गया हमारी एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे रिएक्ट के इंटरेक्शन के बारे में सोचो, डायनेमिक चीज़ों के बारे में सोचो। क्या है कि अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 1 हो जाए, ये माइनस पे क्लिक करूँ तो ये डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे अगर ये 4 प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स में 4 दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर 6 दिखना चाहिए। तो यही चीज़ तो है। तो थोड़ा सा अब बेस पर समझने के लिए आते हैं दोबारा से, समझते हैं। क्या कह रहे थे हम केवल ये कह रहे थे कि व्यू होता है, तो हम क्या कह रहे थे कि व्यू होता है, और व्यू के अंदर क्या होता है, यूआई होता है। और उस यूआई के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, इंटरेक्शन, कि हमारी एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ और यूआई चेंज हो गया। यूआई क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे कि ये यूआई था, ये यूआई था -0+। अब यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ, कुछ ना कुछ इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ, इस प्लस बटन पे क्लिक हुआ तो हमारा यूआई क्या होगा, बदल जाएगा। और वो बदल के कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर इस पर फिर से क्लिक हुआ, फिर से यूआई बदल के कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो समझ में आया। तो हमारा मेन काम क्या होता है ना रिएक्ट एप्लीकेशन में, कीप यूआई इन सिंक विद डेटा, इन सिंक विद डेटा। डेटा क्या है यहाँ पर, ये नंबर, कि अगर डेटा बदल रहा है तो यूआई भी बदल जाए। कीप यूआई इन सिंक विद डेटा का मतलब क्या है कि अगर डेटा बदलता है तो यूआई भी बदल जाए।
अगर यूआई नहीं बदलेगा तो क्या पॉइंट हो गया एप्लीकेशन का, है ना। तुम व्हाट्सअप चला रहे हो और व्हाट्सअप पे तुमने मैसेज करा, अब वो अगर मैसेज बदल के नहीं दिखेगा, एक नया मैसेज नहीं दिखेगा, तो फिर क्या मतलब एप्लीकेशन का, है ना। जैसे कि अब तुम अगर मिंत्रा चला रहे हो, मिंत्रा में तुमने विश लिस्ट पे क्लिक करा और वो विश लिस्ट अगर विश लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, दिखा नहीं, तो फिर क्या मतलब हो गया। तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट है तो ये तो क्या है, स्टैटिक है, कंपोनेंट है ये। कार्ड कंपोनेंट बनाया था तुमने, याद करो, और यहाँ पे तुमने एक विश लिस्ट का बटन दे दिया। अब उस बटन पर क्लिक हो और वो विश लिस्ट में क्या आ जाए, दिखने लग जाए। ये चीज़ समझ में आई। तो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, कोई भी डेटा दो तरीके के होते हैं, डेटा दो तरीके का होता है। एक वो जो चेंज होता है विद टाइम, चेंज होगा समय के साथ, जैसे कि ये काउंटर, और एक जो चेंज नहीं होगा विद टाइम, जैसे कि वो वाला मैसेज था ना, आई एम लर्निंग रिएक्ट। यहां पर आई एम लर्निंग रिएक्ट, ये जो है, ये जो चीज है आई एम लर्निंग रिएक्ट, ये थोड़ी समय के साथ चेंज होगा। तो ये एक स्टैटिक डेटा हो गया, है तो डेटा ही, एवरीथिंग इज डेटा, राइट। तो आई एम लर्निंग रिएक्ट। अब जो भी डेटा समय के साथ बदलता है, जो भी डेटा समय के साथ बदलता है, उसको हम डिफाइन करते हैं यूज स्टेट से, यूज स्टेट से। ठीक है, जो भी समय के साथ बदलेगा, जो समय के साथ बदलेगा, जो कुछ इंटरेक्शन से बदलेगा, कुछ इंटरेक्शन करा तुमने अपनी एप्लीकेशन से और वो बदलना है। ठीक है, तो यूज स्टेट क्या है, ये एक हुक होता है। हुक क्या होता है, हुक। तो हुक क्या होते हैं, ये केवल और केवल फंक्शन होते हैं। बाद में पढ़ोगी हुक डिटेल में होता क्या है, पढ़ोगे कि हुक होता क्या है। ठीक है, और ये जो यूज स्टेट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर आ गया तो सब चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि तुम्हें यूज स्टेट की ज़रूरत क्यों है, वाई यू नीड इट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि यूआई को डेटा के साथ में सिंक करना है, कि अगर डेटा बदलेगा तो मेरा यूआई भी बदल जाए। तो यूज स्टेट यही काम करता है कि एक डेटा को स्टोर करता है, एक डेटा देता है और उसे सेट करने के लिए एक फंक्शन भी देगा, वो अभी समझेंगे। और जब ये डेटा बदलेगा तो एक नया यूआई दे देगा। कैसे, देखो, जैसे कि पहले ये एक यूआई था, ये यूआई है, ओल्ड यूआई है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म हुआ, इवेंट परफॉर्म होके यहाँ पे कुछ डेटा था। ये डेटा कैसा था, स्टेट डेटा, स्टेट डेटा, या स्टेट वेरिएबल भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ही तो है जो डेटा स्टोर करेगा। अगर मैं काउंटर की वैल्यू है तो यहाँ पे काउंटर इक्वल 0, तो ये एक वेरिएबल ही तो है जो स्टोर करेगा। ठीक है, तो स्टेट डेटा, अगर ये स्टेट अपडेट होगी, इवेंट हुआ, इस इवेंट ने इस स्टेट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब अगर जैसी ये स्टेट अपडेट हुई ना, तो ये कहेगा कि भाई स्टेट बदल गई, और उस सेंटेंस को याद करो, कीप यूआई इन सिंक विद डेटा। कहेगा कि भाई स्टेट बदल गई, डेटा बदल गया, तो मुझे यूआई को डेटा के साथ सिंक में रखना है। तो कहेगा इसे काटो और एक नया यूआई दो, एक न्यू यूआई आ जाएगा विद डेटा। तो ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक अभी तक कि भाई सबसे पहले एप्लीकेशन बनाने के लिए एक स्टैटिक तैयार करना पड़ता है। बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा शायद, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। और स्टैटिक बनाने के बाद इंटरेक्शन के बारे में सोचते हैं,
और कोई भी चीज जो समय के साथ बदलेगी, जो समय के साथ बदलेगी, विद टाइम चेंज होगी, उसको स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसे स्टेट वेरिएबल बना देंगे, स्टेट वेरिएबल बना देंगे। और ये स्टेट वेरिएबल अपडेट कब होगा? जब कोई ना कोई इवेंट होगा एप्लीकेशन पे, और जैसे ही अपडेट होगा एक नया यूआई आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, वो सब देखेंगे। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी ये चीज़। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि स्टेट को यूज़ क्यों करना है। अब सवाल, थोड़े से सवाल और हैं तुम लोगों के कि वैन टू यूज स्टेट तो समझ में आ गया, वैन कब करना है ना, और क्यों करना है। जब भी डेटा चेंज होगा समय के साथ तब करना है। बट इस स्टेट वेरिएबल को कहाँ पर रखेंगे, वेयर, ये वाला सवाल बच रहा है। किस तरीके की स्टेट होगी, ये तो डिटेल में पूरा सेक्शन है इसके ऊपर, बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ाएगा जोनस। ठीक है, अभी तक केवल और केवल ये समझ में आना चाहिए कि अगर स्टेट अपडेट होती है, स्टेट अपडेट होता है, स्टेट तो समझ में आ गया ना क्या होता है, वो डेटा जो समय के साथ चेंज होता है, चेंज होता है। जैसी स्टेट अपडेट होगी तो जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो जहाँ पर वो स्टेट यूज हो रही है, जिस कंपोनेंट के अंदर वो स्टेट यूज हो रहा है, वो वाला कंपोनेंट क्या करेगा, हटकर नए यूआई के साथ आ जाएगा, मतलब री रेंडर करेगा। क्या करेगा? री रेंडर। जैसे कि अगर ये वाली एप्लीकेशन है हमारी, एक मिनट, जैसे ये वाली एप्लीकेशन है, ये कंपोनेंट है, काउंटर कंपोनेंट है। अगर ये अपडेट होगा, इसके अंदर एक स्टेट वेरिएबल है काउंटर, काउंटर अगर 0, अगर ये काउंटर अपडेट होगा तो केवल और केवल यही वाला कंपोनेंट री रेंडर करेगा, री रेंडर करके नया व्यू दे देगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आया? तो जो भी इस स्टेट वेरिएबल को कंज्यूम करेगा, जो भी कंपोनेंट इस स्टेट वेरिएबल को कंज्यूम करेगा, वो री रेंडर करेगा। पूरी की पूरी एप्लीकेशन री रेंडर नहीं करेगी, ये फिक्स रहेगी। ये बोलेगा, रिएक्ट देखेगा, बोलेगा कि ये बदला है, ये बदला है, तो केवल इसको री रेंडर कर दो। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो अभी तक कौन कौन से सवाल क्लियर हुए हैं? अभी तक सवाल ये क्लियर हुआ है कि यूआई है, यूआई कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, कंपोनेंट्स के अंदर जेएसएक्स होता है। तो अगर कंपोनेंट्स को हम देखें तो उसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है डेटा, एक होता है लॉजिक, लॉजिक मतलब इस डेटा को अपडेट करने के लिए कोई लॉजिक होगा। एक होता है उसका अपीयरेंस, कि वो कंपोनेंट दिखेगा कैसे। तो ये अपीयरेंस किससे आएगा? जेएसएक्स से। ये डेटा किससे आएगा? यूज स्टेट से। ये स्टैटिक भी आ सकता है, स्टैटिक जैसे वो पैराग्राफ सीधा जेएसएक्स में लिख दिया। और लॉजिक कैसे आएगा? कोई कंपोनेंट, कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट के अंदर कोई फंक्शन हैंडलर है, वो इसको अपडेट कर रहा है। तो ये तीन चीजें होती हैं, केवल और केवल कंपोनेंट के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये वीडियो मेरे ख्याल से बड़ी हो गई है क्या? कितनी देर की हो गई ये वीडियो? 33 मिनट्स की हो गई है। एक काम करते हैं, एक नई वीडियो बनाते हैं, इसको स्टॉप कर दें।